Hi guys, very good morning to you all. Just quickly let me know in the chat box if I am properly audible and visible to you. फटाफट से chat box में बता दीजिए. I hope I am. Let me just have a quick tech check. Okay. Good morning Nazar. Good morning Iti, Sonika, Simran, Pragati, Aishwarya. Good morning. Good morning Riddhi, Anubhuti, Ekta, Kashish, Shri, Preeti, Ruchika, Ritu, Pragya, Nath. Tanya is saying hi everyone. It seems like Tanya is like a morning person. ठीक है, इवनिंग की क्लासेस में बेचारी आना बंद कर चुकी है बच्ची. कोई बात नहीं. गुड मॉर्निंग प्रिया, सौम्या, अंकिता, वंदना. अगेन अंकिता, गुड मॉर्निंग. अंशिका, शिवा, राधिका, अनुज, शालिनी, प्रियांशी, हरलीन, शान, काजल, मनीष. यस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. गुड मॉर्निंग विकास. विकास भी बहुत दिनों बाद. ये चीज अच्छी है. दैट्स प्रीटी नाइस, दैट्स प्रीटी गुड. ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग पर्सन टाइप के लोग हैं कि सर सुबह सुबह क्लास ले लो, हा मजा ही आ जाएगा. गुड मॉर्निंग ख्याति, गुड मॉर्निंग भावना. लेट मी जस्ट चेक. गुड मॉर्निंग विनायक, तान्या, अनुज, कोमल, शिखा. टीपीए भाई अब पहले शुरू तो होने दो. रोहित का पहला सवाल, पहली क्लास में पहला सवाल ये है कि ये चलेगा कब तक, ये कब तक चलेगा. थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा पर ऐसे फ्लो में आए तब बता पाएंगे. ये सारथी में ही हो रहा है, ये सारथी में ही टीपीए हो रहा है बेटा, सारथी में ही हो रहा है. ये जुडिशरी लीडर्स बैच सारथी 1 एंड सारथी 2 के स्टूडेंट्स के लिए है. हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग निशिता, गुड मॉर्निंग कीर्ति. That's बढ़िया Ritu, good explanation. Good morning Aparna, Muskan. Yes, I hope I'm properly audible and visible to everyone. Haran is saying, sir, it's my first subject with you. I've been following you on YouTube and I saw 2 lectures of TPA that you gave just before this class was simply superb. Looking forward to complete my only remaining subject. Done Aryan. बहुत बढ़िया है. Good morning Anupam. यार इसको इनिशियली मैं 1 आवर का प्लान कर रहा था, बट ये अभी मैंने 1.5 आवर का रखा है. ठीक, दैट्स व्हाट इट इज. ए दैट्स गुड रुचिका, दैट्स रियली गुड यार. हेलो कृति, गुड मॉर्निंग प्रीति. आई अंडरस्टैंड काजल. हाँ बस बस मनीष, बस 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 बेटा. चलिए कोई बात नहीं अभिजीत. दैट्स ग्रेट शिवानी. चलो यार शुरू करें, पंचायत शुरू की जाए. क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. म्यूजिक. चलिए भाई. नहीं, 1.5 मींस 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. ओके. हाँ डन डन शिवा, इसकी क्लास सुबह ही रखेंगे. ओके. हाँ हिंदी में भी बताता चलूंगा, डोंट वरी. हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें आपको समझ में आती रहेगी. ठीक, तो उसके लिए तो एकदम टेंशन फ्री रहो. यस. ओके. यस प्रति मैंने जीके के लिए बात तो की है एंड इट विल बी रिजॉल्व सून, डोंट वरी. चलिए ना, लेट्स गेट स्टार्टेड. फोड़ते हैं चलिए. सो मैंने 2 अभी तक सेशंस लिए हैं यूट्यूब पे, डेमो सेशंस थे. काफी हद तक कई चीजें ऐसी हैं जो इंट्रोडक्टरी और ओवरव्यू के पार्ट की हैं, वो ऑलरेडी मैं अपने डेमो सेशंस में ले चुका हूं. ना अंडरस्टैंड दिस. क्या वो सेशंस आप लोगों ने देखे हैं? प्लीज एक बार मुझे बता दें. आई अंडरस्टैंड विकास, दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल यार, नॉट अ प्रॉब्लम. एक पोल ले लेते हैं, एक पोल ले लेते हैं. आप में से कितने लोगों ने क्लासेस देखी है, कितनों ने नहीं देखी है? जिन्होंने देखी है ट्रू लगा दो, जिन्होंने नहीं देखी है फॉल्स लगा दो. वाओ वाओ. इतना इतना तो मैं अगर स्केल से खींच के भी लाइन बनाता ना तो भी ये नहीं हो पाता. गजब गजब भाई साहब, बहुत बढ़िया. वाह वाह, क्या बात है. गजब बेटा. आज तक है, रिकॉर्ड है ये, आज तक उपाध्याय जी की क्लास में कभी इस रेशियो में आंसर तो नहीं आया. ठीक है, काफी इंप्रेस्ड हूं मैं आप लोगों से. ठीक, चलिए लीडर बोर्ड भी देखना है यहाँ पे. ये आई टेल यू ना, दीज टॉपर्स, दीज फ्लॉन्टिंग टॉपर्स, शो ऑफ कहीं के. इन लोगों को चाहिए कि सर आप तो ना लीडर बोर्ड दिखाओ. सर दिखाओ तो सही, एक बार दिखा तो सबको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बॉस कौन है सर. ठीक.
गधे कहेंगे। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जिन लोगों ने YouTube सेशन नहीं देखा है, फिर मैं इसको इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि एक बार YouTube पे चाहे तो स्पीड बढ़ा करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि काफी हद तक आपका जो आइडिया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो ब्रॉड सेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए व्हाइल यू एक्चुअली स्टडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, नोट मेकिंग शान आज मेरा करवाने का प्लान तो है, लेकिन अब वही बात है कि ज्यादातर अगर स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, ज्यादातर आई मीन अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा बेसिक से ही चले। व्हाट डू यू वांट, जस्ट टेल मी वेदर यू वांट टू गो विद बेसिक्स या मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर से चलूं, जैसे बताओ। बेसिक से ही बता दूं, चलो ठीक है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आज हम कुछ आगे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक्स वाली चीजों पे लिमिटेड ध्यान देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच एकदम खुरचन से शुरू करें। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बट वी विल बी मूविंग बिट फास्टर। ओके, चलो। शिवा बोल रही है सर कब कैसे भी स्टार्ट करो, बस करो। हाँ हाँ, ये आईए जैसा ही चलेगा, फुल लेंथ चलेगा, और नोट मेकिंग इसमें तगड़ी होने वाली है। टीपीए में नोट मेकिंग का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स टीपीए रिवाइज करना जनरली पसंद नहीं करते, तो अगर आप नोट्स मेरे पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। श्योर नाथ, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो 1882 का ये एक्ट है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली इज एन एक्ट व्हिच इज नॉट समथिंग एज वी कॉल एज अ कंप्लीट एक्ट। अपने आप में एक संपूर्ण संहिता नहीं है, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट कोड नहीं है, अपने आप में ये पूरे तरीके का एक संपूर्ण रूप से कंप्लीट, आप जो कहो कॉम्प्रिहेंसिव जो आप कहो, वैसा ये एक एक्ट नहीं है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हम एक शब्द देते हैं दैट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यस, ठीक है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। फेयर इनफ, अपने आप में ये संपूर्ण नहीं है। बंदना हिंदी में तो नोट्स नहीं रहेंगे, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें आपको समझाता जरूर जाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर उसके साथ आप कोई भी बुक अगर एक रेफर भी कर लेते हो पैरेलली ना, तो भी आपका काम बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश में पढ़ाता जरूर जाऊंगा, मेजर जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करूंगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, चलिए। So transfer of property act is considered to be not exhaustive or not complete in its sense. ठीक है, it's not complete. अब प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया, उसके पहले, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाए जाने से पहले ब्रिटिश राज था। अब ब्रिटिश राज में समस्या ये थी कि जो आपका पूरा का पूरा भारत देश था, भारत देश दो तीन हिस्सों में डिवाइडेड रहता था। दो तीन हिस्सों में डिवाइडेड रहने का मतलब वैसे तो था तो वो एक कंप्लीट इंडिया, लेकिन ब्रॉडली जब इंडिया की बात करें इन 19th सेंचुरी, यानी जो 1800s की जो पूरी सीरीज है उसकी बात करें, तो वहां पे होते थे आपके प्रेसिडेंशियल टाउन्स, ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाउन्स या फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स या प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाउन्स होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ठीक है। यस, इसके अलावा प्रोविंसेस होते थे, बहुत सी जगह होती थी, प्रांत होते थे, ऐसे जगह ही होती थी जहां पे ब्रिटिशर्स होते थे, ऐसी जगह होती थी जहां पे राजा होते थे, ऐसी जगह होती थी जहां पे आम जनता रहती थी, गांव रहता था, देहात रहता था। तो होता ये था कि इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण जो बेसिकली प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन चलता था, यानी कि प्रॉपर्टी का जो आदान प्रदान चलता था, प्रॉपर्टी की जो डीलिंग चलती थी, वो दैट डीलिंग यूज्ड टू बी, ओके, दैट डीलिंग यूज्ड टू बी डिफरेंट इफ यू एंटर्ड अ डिफरेंट टेरिटरी। यानी कि अगर आप प्रोविंसेस में मूव कर रहे हो, प्रांतों में जा रहे हो, फिर वहां के छोटे छोटे गांव में जा रहे हो, तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अलग रूल्स मिले। जब आप वही चीजें टाउन्स में जाओगे, प्रिंसली स्टेट्स में जाओगे जहां राजे महाराजे रहते हैं, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अलग रूल चलता था। प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में जाओगे या फिर पोर्ट एरियाज में जाओगे या ब्रिटिश रूल वाले एरियाज में जाओगे,
तो वहां पे आपको देखने को मिलता था कि भैया यहाँ पे तो अलग लॉ चलता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, ठीक है, ठीक, इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि कहीं पे भी देयर इज नो वन पर्टिकुलर वे इन विच द प्रॉपर्टीज कुड बी ट्रांसफर्ड। ठीक, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक ठोस और एक लौता तरीका कहीं पे भी नहीं था। तो कहीं आप देख रहे हो कि भाई बार्टर सिस्टम चल रहा है, कभी आप देख रहे हो कि अनगिनत लोग अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं। ठीक, कभी इनका इंटरेस्ट रेट कुछ है, कभी इनका इंटरेस्ट रेट कुछ है, कभी ये लिमिटेड समय के लिए करते हैं, कभी 150 साल के लिए मॉर्गेज हो जा रहा है, लीज हो जा रही। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि भाई ये तो बहुत हेवायर हो रहा है। और उस चीज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स हमारे सगे तो थे नहीं, तो ब्रिटिशर्स का एक सिंपल एम था कि यार इन लोगों को उनके हिसाब से, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से वी वर जंगलीज। यस, कोई कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं, कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं, वी वर जंगलीज। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, क्योंकि इनकी नजरों में हम लोग जंगली थे, इसीलिए इनका एक बेसिक पर्पस ये होता था कि भाई इनके यहाँ पे जो भी चीजें हमें नहीं समझ में आ रही हैं, उन सभी चीजों को, ठीक है, उन सभी चीजों को हम अपनी तरफ से रेगुलराइज कर देते हैं। रेगुलराइज करने का मतलब क्या है, उसको एक ढांचा दे देते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, चीजें अलग अलग ना दौड़े, इसलिए हमें, और वो सारी चीजें हमें समझ में आए, इसलिए हम एक रेगुलराइजेशन कर देते हैं। ठीक, इसी को इसी को एप्लीकेशन में लाने के लिए वो लोग लेकर के आए थे इंडियन पीनल कोड। इसी को रेगुलराइज करने के लिए वो लोग लेकर के आए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी को रेगुलराइज करने के लिए वो लोग लेकर आए थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। भाई सबके दांडिक मामले या फौजदारी मामले जो हैं वो अलग अलग चल रहे हैं, सबको एक जैसा करने के लिए हम आईपीसी है। भाई कोई व्यक्ति कहीं पे अग्रीमेंट कर रहा है, कहीं पे करार हो रहा है उसका, कहीं पे संविदा हो रही है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सबके अलग अलग तरीके हैं। ठीक, पूरे इंडिया में अलग अलग तरीकों से ये पूरी सिनारियो बन रही है। ठीक, आप अगर चले जाएं केरला, आप अगर चले जाएं तमिलनाडु, आप अगर चले जाएं महाराष्ट्र, आप अगर चले जाएं राजस्थान, आप अगर चले जाएं जम्मू, आप अगर चले जाएं असम, अब समस्या ये है अलग अलग राज्यों में हर तरफ से जो रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अलग थे, रूल्स रिलेटिंग टू अग्रीमेंट थे अलग थे, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थे वो अलग थे। तो सब चीज को कंसोलिडेट करने के लिए, सारी चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1800s में बहुत सारे एक्ट्स पास किए, बहुत सारे कोड्स पास किए, जिसको आज हम लोग देखते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं, आईपीसी देखते हैं, आपका आईसीए टीपीए वगैरह देखते हैं, ये तब के। ठीक, तो व्हेन यू स्टडी दीज एक्ट्स आपको ये समझ में आता है कि अच्छा तब चीजें क्लियर नहीं थी, उसी को क्लियर करने के लिए ये एक्ट लाया गया ना, यही हुआ ना। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ when you look at it, what exactly is the thing about TPA? टीपीए क्या है? बेसिकली जब हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो हमें टीपीए की एज सच डायरेक्टली जरूरत नहीं है, लेकिन टीपीए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो रहे हैं उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस फिल करने का काम करता है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उस एडवर्टीजमेंट के नीचे एक लाइन होती है, या उस एडवर्टीजमेंट में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके बगल में ऐसे स्टार बना होता है, और नीचे स्टार का छोटा सा एक मीनिंग दिया होता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको मिलती हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करता है। ठीक, उसके थ्रू आप मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप बात करें कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर तो सकते हैं, लेकिन रूल्स क्या होंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया जाता है तो कौन से रूल्स का, कौन सी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, ये कौन बताएगा? ये बताने का काम करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग पे जाएं कि ये क्या है, किन चीजों से डील करता है, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम देखते हैं उसके इनैक्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
First of all, we look at it from its enactment's point of view. What is the enactment date of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? कब ये ड्राफ्ट, कब ये बिल एक एक्ट की शेप लेके आया? ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम बना कब? सो द डेट इज 17th of February 1882. ठीक है, 17th of February 1882 को ये जो हमारा चाचा का लड़का था वो चाची का बेटा बन गया। ठीक, यस, इनैक्टमेंट बनके तैयार हो गया। यहां पे दूसरी डेट आती है एनफोर्समेंट की। ठीक है, एक सवाल उठता है कि भैया एनफोर्समेंट कब हुआ, लागू कब किया गया भारतवर्ष में? तो इसको भारतवर्ष में लागू करने की तिथि है 1st of July 1882। ठीक है, अभी फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं बता रहा हूं जो शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, या अगर आपने सेशंस देखे होंगे तो वहां पे ये चीजें देखी गई होंगी आपके द्वारा। ठीक, तो 1st of July इसकी एनफोर्समेंट डेट है। अब पूरे प्रकार से अगर हम इसको देखें तो इन टोटल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको देखने को मिलते हैं 8 चैप्टर्स। ठीक है, देयर आर अ टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स। ठीक है, अब ट्रांसफर वर्ड को ही देख लो। यस, 2, 2 4, 2 6, 2 8, टोटल 8 चैप्टर्स हैं और टोटल 137 सेक्शंस हैं। यस, 137 जो है वो सेक्शंस है। क्लियर कट आइडिया? तो ये तो फंडामेंटल्स हैं जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए कि 17 फरवरी का भैया इनैक्टमेंट है, 1 जुलाई को लागू किया गया, 8 चैप्टर है, 137 सेक्शंस है। अब इनमें से जो पहला चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, उसके बारे में तो क्या जितना बोलो उतना कम है। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या? प्रिलिमिनरी का मतलब ये कि भाई ये बता देता है कि शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, कमेंसमेंट कब से होगा, वगैरह वगैरह। ठीक, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक, उसके बाद जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें सेकंड चैप्टर आपको बताता है रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये मैं चैप्टर्स लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहीं पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में दो सवाल आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देयर आर टू बेसिक पॉइंटर्स दैट यू गेट फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, एंड दैट इज कि भाई पहले तो हमें ये बताओ कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन कर रहा है, हु इज एक्चुअली डूइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भैया संपत्ति अंतरण हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है या एक पार्टी दूसरे को ट्रांसफर कर रही है, ये चल किसके बीच में रहा है? ठीक, और दूसरा सवाल आता है कि भाई ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो हो रहा है इसके गवर्निंग रूल्स कौन से हैं? ठीक है, इसके गवर्निंग रूल्स कौन से हैं? ठीक, गवर्निंग रूल्स क्या है? ओके, अब देखो, सबसे पहले जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखते हो, चैप्टर नंबर 2 के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर 8 समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ट्रांसफर्स क्या होते हैं और क्लेम्स क्या होते हैं। ठीक, सो रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहला रूल तो ये आता है कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर कौन रहा है। तो यहां पे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर 2 से मिलती है वो होता है कि भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। Yes, transfer of property is done by act of parties. Yes, भाई पार्टीज हैं और पार्टीज जो डिसाइड करेंगी उस हिसाब से ट्रांसफर चलेगा। क्यों? अच्छा, एक्ट ऑफ पार्टीज ये मैंने आप लोगों को यूट्यूब सेशन में नहीं बताया। ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज आप इसको उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी तो पार्टीज के द्वारा ही किया जाता है। यस, क्या आप कभी देखें कि कोर्ट किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है? हैव यू एवर सीन कि कोर्ट कहीं पे जाके बोल रहा है कि चलो यार तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लो? कोर्ट कभी नहीं बोलता कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करिए, पार्टीज अपने आप बोलती हैं कि आ बैल मुझे मार। यस, भाई पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। दैट इज द सेम रूल फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे पार्टीज डिसाइड करती हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, वैसे ही पार्टीज डिसाइड करती हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। अब एक्ट ऑफ पार्टीज से ट्रांसफर होने का मतलब है कि इंडिविजुअल्स द्वारा, अब वो इंडिविजुअल्स लिविंग पर्संस आपके और मेरे जैसे लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो लीगल पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं, मतलब कंपनीज भी हो सकती हैं। ठीक, तो एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब इंडिविजुअल्स हैं, यहां पे देयर इज नो कोर्ट
इंटरवेंशन, नो कोर्ट इंटरवेंशन। इसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, नॉट बाय कोर्ट्स ऑर्डर, नॉट बाय कोर्ट्स ऑर्डर। अगर आप लोग चाहें तो फ्लो चार्ट बनाते चले, नीचे नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास लिमिटेड जगह है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। नॉट बाय कोर्ट्स ऑर्डर, सिंपल। सो एक्ट ऑफ पार्टीज को अगर आप स्टडी करोगे तो उसका मतलब है पार्टीज इन्वॉल्व है, और अगर पार्टीज इन्वॉल्व है मतलब कि कोर्ट इन्वॉल्व नहीं। कोर्ट के इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है भाई? देखो, अगर दो पार्टीज के बीच में, हाँ शिवा रिपीट कर दे रहा हूं, मान लो कि आपके और मेरे बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट उठा, संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट उठा, मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी मेरी है, आप बोल रहे हो कि नहीं साहब ये घर ये बिल्डिंग तो मेरा है, ठीक। आपने क्या किया? आपने एक सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि मुझे तो साहब, मुझे तो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिला दो आप, ठीक है। आप मजिस्ट्रेट के पास गए, आप जज के पास गए, आपने कहा कि साहब मेरे को चाहिए यहाँ पे पोजेशन चाहिए प्रॉपर्टी का, या तो आप तो डिक्लेयर कर दो कि संपत्ति मेरी है, खत्म के डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर दो। अब हुआ क्या यहाँ पे? कोर्ट के ऑर्डर से अगर मेरी प्रॉपर्टी जो अभी मैं जिसमें रह रहा हूं, जिसमें मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये मेरी संपत्ति है, अगर कोर्ट के ऑर्डर से वो संपत्ति शिवा आपके पास चली जाए तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? नो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डेवलप इन योर हेड कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ी है, यहां पे तो कोर्ट आ गया ना बीच में, यहां पे कोर्ट आ गया बीच में। अच्छा चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मैंने आप लोगों से बहुत सारा उधार ले रखा है, बहुत सारे, एकदम लाखों करोड़ों का, अरबों का उधार मैंने तुमसे ले रखा है, अनिल अंबानी हो रखा हूं मैं, ठीक। अब मैंने उधार ले रखा है और मैंने गिरवी क्या रखा है? मैंने गिरवी रखा है अपना घर, या मैंने गिरवी रखा है मान लीजिए अपनी बिल्डिंग, ठीक। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मैंने गिरवी रख के रखी है। अब मान लो कि मैं आपका उधार नहीं चुका पाऊं तो मेरे पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिससे मैं दिवालिया घोषित किया जा सकता हूं, या शिवाजी द बॉस का रजनीकांत घोषित किया जा सकता हूं, ठीक। मेरे खिलाफ वो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि ये पैसे लौटा सके, तो मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसकी हो जाएगी कुर्की, कुर्की बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज कुर्की, अटैचमेंट। अगर इंग्लिश में बोले तो दिस इज नोन एज अटैचमेंट। अब अटैचमेंट हो जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो गई, अटैच होने के बाद ऑक्शन कर दी जाएगी, सेल कर दी जाएगी। अब मेरी प्रॉपर्टी जो अभी तक मेरी थी वो मेरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की वजह से बेच दी जाएगी लोगों में, ठीक। इज दिस बाय एक्ट ऑफ पार्टीज? क्या मैं ऐसा करना चाहता हूं? डू आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू समबडी? भैया मैं अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कंसेंट तो मेरी मैटर करेगी ना, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूं नो मीन्स नो, मैं तो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता। भाई जो भी दिवालिया घोषित होगा, आप तुम लोग सोचो ना, शिवाजी द बॉस मूवी में रजनीकांत की घड़ी उतर वाली थी, ठीक है, रजनीकांत की घड़ी उतर वाली थी कि साहब ये जो आपने रोलेक्स की घड़ी पहनी है ना, ये भी हमारे रिकॉर्ड में, तो ये भी निकालो, ये भी बिकेगी, ठीक। तो वो बंदा खुशी खुशी थोड़ी घड़ी दे रहा है। एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं, एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक। तो इसीलिए एक्ट ऑफ पार्टीज जो होता है वो गवर्न किया जाता है, और वो प्रोवाइडेड है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एग्जैक्टली, सिर्फ पार्टीज की कंसेंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, कोर्ट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दी, तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्नड नहीं। अच्छा, जब हम हु की बात कर रहे हैं और हमने एक्ट ऑफ पार्टीज के बारे में बात की, तो इसी से कनेक्टेड, इसी के नीचे, इसी के सेम वर्टिकल में नीचे जाओ, मुझे ये बताओ कि क्या अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो लिविंग पर्संस के बीच में होगी या नॉन लिविंग पर्संस के बीच में होगी? मतलब सिंपल अगर मैं शब्दों में इसको समझाऊं तो क्या मान लो अगर कोई व्यक्ति जो है वो चल बसा, ठीक, और वो अपनी वसीयत में लिख के गया था कि ठीक है भाई साहब, ये जो कैंडी क्रश से मैंने इतने सारे पॉइंट्स जमा किए हैं, ठीक है, ये जो फेसबुक पे क्रिमिनल केस खेल खेल के मैंने इतने सारे पैसे जीते हैं, ठीक है, जो इतना मैंने बिटकॉइन कमाया है, ये जितना भी पैसा है मेरा, ये मेरे 15 बच्चों में बांट दिया जाए, मेरे खुद के 15 पर्सनल बच्चों में ये मेरी जो संपत्ति है, कैंडी क्रश के पॉइंट्स, बिटकॉइन, और वो क्या नाम था उसका,
यस, क्रिमिनल केस के पैसे, ये सारे जो मैंने खेल खेल के बचाए, ये मेरे 15 बच्चों में बांट दिए जाए। ठीक, अब यहां पे आप सोचो, यहां पे तो जो एप्लीकेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, वो आपकी मृत्यु के बाद में हो रहा है। लेकिन सेक्शन नंबर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि भैया देख, तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो तू जीते जी बी को कर दे, सी को कर दे, या खुद को करना चाहता है तो ट्रस्ट बना करके उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन जा, खुद को ही ट्रांसफर कर ले। लेकिन मरने के बाद तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर हो रही है तो वो साहब इनहेरिटेंस लॉ का पार्ट है, सक्सेशन लॉ का पार्ट है, हमारा पार्ट तो नहीं। हमको अपने में मत मिलाइए, अलग है हम, सीधा है साहब। ठीक, ये है द सेकेंड रूल ऑफ who is actually transferring the property under the transfer of property act। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्ट ऑफ पार्टीज से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। दूसरा, ये जीवित व्यक्तियों के बीच में हो रही है, यानी कि इंटर वाइवोस हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति वसीयत बना करके मरा है और उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक, वसीयत बना करके कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो इनहेरिटेंस का पार्ट है, ट्रांसफर का पार्ट नहीं है। अच्छा, अगर कोई विल का मतलब होता है टेस्टामेंट, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट या विल या कोडिसिल। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने ये शब्द सुने हो लेकिन उनका मीनिंग ना पता हो, विल और कोडिसिल, इसका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। विल का मतलब होता है एक बार मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें मैंने लिख दिया कि ये संपत्ति इसको जाएगी, ये संपत्ति इसको जाएगी, ये संपत्ति इसको जाएगी, ये संपत्ति इसको जाएगी, ये हो गई विल। इसी वसीयत में, इसी विल में अगर मैं किसी प्रकार का कोई चेंज कर दूं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव कर दूं, अमेंडमेंट कर दूं, वो बन जाती है कोडिसिल। मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओरिजिनल विल में किसी भी प्रकार का अगर एक अमेंडमेंट होता है तो दैट अमेंडमेंट इज नोन एज कोडिसिल। नाउ द डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोडिसिल, कि मैंने अपनी ओरिजिनल वसीयत में किसी प्रकार का बदलाव किया तो वो बन गया कोडिसिल। और जब इसी वसीयत को या इसी कोडिसिल को लेकर के, ध्यान से सुनना, मैंने वसीयत बनाई, एक पेज पे मैंने वसीयत बनाई, ठीक, उस वसीयत में मैंने किसी प्रकार का अगर बदलाव किया, चेंज किया, ठीक, कोई एडिशन किया, कोई सब्ट्रैक्शन किया, कोई भी चेंज किया, तो वो कहलाता है कोडिसिल। ठीक, अब इसी वसीयत को या इसी कोडिसिल को मेरे मरने के बाद कोई मेरा बच्चा ले जाकर के कोर्ट में दिखाता है कि साहब देखिए ये मेरे पिताजी की वसीयत है। ठीक, ध्यान से सुनना, ये पिताजी की वसीयत है, प्लीज आप इस पे ठप्पा लगा दें कि ये तो जेन्युइन है, मतलब ये मेरे पिताजी की ही वसीयत है, ये द ग्रेट शुभम उपाध्याय की ही वसीयत है, आप इस पे मात्र एक ठप्पा लगा करके हमको दे दे। तो कोर्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस इशू करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेट। तो ये 3 स्टेजेस है, समझ में आया? ओरिजिनल वसीयत, विल, उसमें कोई चेंज किया मैंने तो कोडिसिल, और जब मेरे मरने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसका जेन्युइननेस सर्टिफिकेट लिया जाए और कोर्ट जेन्युइननेस सर्टिफिकेट इशू कर दे तो दैट इज नोन एज अ प्रोबेट। ठीक, अब ये पूरी तो पंचायत तब होगी जब मैं वसीयत बना के मरा। लेकिन अगर मान लो कि हम इनटेस्टेट ही मर गए, इस वर्ड को अलग अलग पढ़ा करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इनटेस्टेट मर गए, इनटेस्टेट मरने का मतलब है डाइंग विदाउट मेकिंग अ विल, बिना वसीयत बनाए ही मर गए। ठीक, तब क्या होगा? तब क्या ये मामला, ठीक है, हाँ, निर्वसीयत ही मर गए, तो तब क्या ये मामला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आ जाएगा? तब मेरी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है वो टीपीए का पार्ट बन गई? नहीं बनी, क्योंकि पिछले मामले में ये इनहेरिटेंस का पार्ट था। अब इस मामले में, फैमिली लॉ भी पढ़ाता हूं, इस मामले में ये सक्सेशन का पार्ट होगा, ये सक्सेशन का पार्ट होगा। समझ में आया? हाँ रिद्धि, अपन उसी वर्ड पे आ रहे हैं। ठीक, ये सक्सेशन का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी संपत्ति थी, मेरी जो भी रोल्स रॉयस गाड़ी थी, मेरी जो भी मर्सिडीज बेंज थी, मेरे पास जो भी बीएमडब्ल्यू थी, जो भी मेरे पास फरारी थी, वो सब मेरे बच्चों में अपने आप ही चली जाएगी। हाँ, बुगाटी वेरॉन भी थी, ठीक है, गरीबों, ठीक है, ठीक है, यस, बुगाटी भी थी, यस, तो वो सब मेरे बच्चों में क्या गई? चली गई। तो ये सक्सेशन होगा। अब ये जो आपने 3 वर्ड्स पढ़े हैं, ध्यान से याद रखना। पहला आपने वर्ड कौन सा देखा? बाय कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आया था पहला।
दूसरा आपने देखा इनहेरिटेंस, तीसरा आपने देखा सक्सेशन। all of this is considered in one terminology। इन तीनों को मिलाकर के एक टर्मिनोलॉजी बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये विधि द्वारा चल रहा है, इसमें पार्टीज का कोई रोल नहीं है, इसमें पार्टीज अपना कुछ हाथ नहीं बटा रही है, अपने आप प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है, इसमें पार्टीज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ गवर्न्ड अंडर टीपीए? क्या ऑपरेशन ऑफ लॉ टीपीए में गवर्न्ड है? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इसके लिए अलग रूल्स हैं भाई। ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए अलग रूल्स हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए इनहेरिटेंस सक्सेशन के अलग रूल हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स के अलग रूल हैं। तो ये रूल्स क्योंकि अलग हैं, अलग सेपरेट कैटेगरी बनाते हैं, इसीलिए ये टीपीए में गवर्न नहीं होते। ठीक, इसीलिए हमें सेक्शन नंबर 57 में बता भी दिया गया कि भैया देखो, टीपीए के 57 में बोल दिया गया कि देखो ट्रांसफर अगर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा तो उसमें हम अपनी नाक नहीं घुसेड़ेंगे, वो कोर्ट जैसा करना चाह रही है वैसा करें बस। और इसीलिए 57 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाता। इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंशियल पर्पस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है वो विधि द्वारा संपत्ति के किसी भी अंतरण पे एप्लीकेबल नहीं होता, लागू होता ही नहीं, सीधा ऐसा। ठीक, अच्छा, अब हमारे दो सवालों का जवाब आ गया कि कौन ट्रांसफर करेगा, एक्ट ऑफ पार्टीज एंड इंटर वाइवोस। और किसका ट्रांसफर यहां पे वैलिड नहीं होता है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसमें कोर्ट ऑर्डर और सारा प्रोसेस जो अभी अपन ने देखा। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है चैप्टर नंबर 2 का, जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज गवर्निंग रूल्स। अब गवर्निंग रूल्स क्या है? गवर्निंग रूल्स का मतलब है कि चलो ठीक है, हमें हमें ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे हो रही, ठीक, कौन कर रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का इफेक्ट क्या होगा? क्या उस पे किसी तरह की कोई सीमाएं हैं? क्या उसकी कोई लिमिटेशंस है? क्या उस पे किसी तरह के कुछ कुछ बाइंडिंगनेस है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को जब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का प्रयास करे? ये सारी चीजें भी आपको चैप्टर नंबर 2 में ही मिलती हैं, राइट फ्रॉम सेक्शन नंबर 6। अभी तक तो ये जो अपन ने देखा ये सिर्फ सेक्शन नंबर 5 था, राइट फ्रॉम सेक्शन नंबर 6 टिल सेक्शन नंबर 55, ब्रॉडली नॉट 55, 53, ठीक, यहां तक आपको मिलता है रूल्स। ठीक है, यू गेट द रूल्स। अब ये रूल्स क्या होते हैं? ये रूल्स आपको बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, कौन सा व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि व्हाट कैन बी ट्रांसफर, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, हु कैन ट्रांसफर एंड हु कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक, यस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, ये भी बताया गया है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं इसको। एंड इन व्हाट कंडीशंस अगर ट्रांसफर पे किसी तरह की रोक लगाई जाए या इंजॉयमेंट पे किसी तरह की रोक लगाई जाए, प्रॉपर्टी को यूज करने पे किसी तरह की रोक लगाई जाए, तो कब वो वॉइड होगा, कब वो वैलिड होगा, ये भी रूल्स बताए गए सेक्शन नंबर 10, 11, 12। ये गोल्डन ट्रायंगल है आप लोगों के लिए, 10, 11, 12 मेंस में भयंकर सवाल बनते हैं यहां से। ठीक, इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शन, सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन टीपीए का, दैट इज रूल अगेंस्ट परपिचुइटी, कि भैया निरंतरता में, ठीक है, निरंतरता में आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कि अगर इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है टॉम मार्वोलो रिडल। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है टॉम मार्वोलो रिडल। अब टॉम मार्वोलो रिडल जो है वो बेसिकली वंशज है एक व्यक्ति का जिसका नाम है सालाजार स्लिथरिन। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति, एक बहुत पुराना, हजारों साल पुराना एक व्यक्ति है जिसका नाम है सालाजार स्लिथरिन। उसका आज आज की डेट में उसका एक वंशज है जिसका नाम है टॉम मार्वोलो रिडल। अब सालाजार स्लिथरिन ने क्या किया? आप लोग, हो सकता है अगर आप हैरी पॉटर फैन ना हो तो आपने फिर भी अगर हैरी पॉटर देखी हो या अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता हो, तो हम यहाँ पे नागेश नागशक्ति और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक, ध्यान से सुनना। यस, ठीक है। जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, विनायक ने यहाँ पे लिखा है पार्सल टंग। पार्सल टंग मतलब जो व्यक्ति सांपों से बात कर सकता है। आप सुन लो ध्यान से, ठीक। सालाजार स्लिदरिन ने भाई साहब एक प्रॉपर्टी बनाई। उसने कहा कि भैया हम 4 BHK 5 BHK बढ़िया बनाएंगे और इसमें हमारी संपत्ति, इसमें हमारे घर बार वाले सारे के सारे लोग रहेंगे। तो इन्होंने बनाया एक घर और उसका नाम रख दिया चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। एक घर बनाया इन्होंने। अब घर होता है ना कि मतलब 1 BHK है लेकिन रॉबर्ट्स मैंशन लिखते हैं, समझ गए ना। होता है ना कि भैया एकदम बढ़िया सा छोटा सा घर है, ऐसे कोई घरों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट, ठीक। कि जैसे मेरा घर है 2 BHK का घर है मेरा, और उसका नाम हमने प्यार से रखा है महल, ठीक। हमारे घर का नाम है महल। हमारी जो अम्मा है दादी, वो अभी भी ऐंठ ही जाती हैं, ठीक है। अभी भी उनको बहुत घमंड है कि ये जो बढ़िया 2 BHK का है ना अपने पास घर, क्या तो महल है साहब। महल लिखवाया हुआ है, गुदवाया हुआ है, एनग्रेव्ड है, ठीक। तो इन्होंने अपने घर का नाम रख दिया चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। और इन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स है ना, ये अगले 2000 साल तक मेरे ही खानदान में रहेगा। मतलब जो मेरा वंशज होगा सिर्फ वो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे वंशज के अलावा ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसका बेटा, ये लोग कभी भी, बीच वाले जितने भी लोग हैं, ये लोग कभी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी हमेशा इसी फैमिली में रहेगी। इट विल ऑलवेज रिमेन इन दिस फैमिली, ठीक। ये हैरी पॉटर में पॉसिबल है, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या रूल लगाया हुआ है? इंडिया में रूल लगाया हुआ है रूल अगेंस्ट परपीचुटी। रूल अगेंस्ट परपीचुटी। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, अगर इस बंदे के बेटे को या इसके पोते को पैसे की जरूरत पड़ गई है, अब बाप जो है हमारे, ठीक है, बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। यस, हमारे पास तो बढ़िया एक संपत्ति है लेकिन बेच नहीं सकते। ईट खाओगे क्या है? कॉमन सेंस है ना भाई, कि अगर दादे परदादे, ठीक है, चलो ऐसे लेवल पे जाते हैं जिनसे आपको कोई खासा प्रेम नहीं है, आपसे 3 पुश्ते 4 पुश्ते पीछे चले जाओ, ठीक। अब उनको तो आप जानते नहीं हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, पितृ होते हैं अपने, अच्छी बात है, बढ़िया, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन जरा इस चीज को सोचो कि उन्होंने अगर संपत्ति बांध दी होती कि यार ये जो महल है, ये जो पूरा मैंशन है, ये जो पूरी की पूरी कोठी है ना, ये तो है ना, ये जो हमारा जो चौथा पांचवा पड़पोता पड़पोता ग्रेट 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 ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर आएंगे ना, शुभम उपाध्याय या जो भी है उनका नाम, यही उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद भी ये मेरे ही नाम पे चलेगी प्रॉपर्टी, ये उपाध्याय खानदान में रहेगी, उसके बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, ठीक। तो शुभम उपाध्याय जी अगर मान लो कल को भिखारी हो गए तो प्रॉपर्टी क्या क्या करेंगे? अचार डालेंगे उसका। दर्द है ना, बड़ा दर्द है। तो भैया इनको मौका मिलेगा कि आप इस चीज को प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते। ये बंदा अपनी वसीयत में लिख के कुछ भी लिख के जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि अगर ट्रांसफरेबिलिटी को ब्लॉक किया, यानी परपिचुटी लगा दी, निरंतरता लगा दी कि संपत्ति तो इसी खानदान में रहेगी, तो ना तो प्रॉपर्टी का ढंग से मेंटेनेंस नहीं होगा, ना तो प्रॉपर्टी का ढंग से मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर्टी के घटने या उसकी वैल्यू घटने या बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रॉपर्टी से जितना बेनिफिट डिराइव किया जा सकता है वो मैक्सिमम बेनिफिट आप प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं कर पाओ। फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस डू वॉच द मूवी गुलाबो सिताबो, समझ जाओगे क्या बता रहा हूं। वैसे तो अभी भी समझ गए होगे, ठीक। ये पॉइंट है। सो इसीलिए रूल अगेंस्ट परपीचुटी को इंडिया में, मतलब परपीचुटी को इंडिया में लागू नहीं किया जाता। अब इसी से जुड़े हुए और रूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। रूल अगेंस्ट परपीचुटी हो गया, और भी अलग 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 प्रकार के रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि भैया अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीजें हमने देखी हैं, ठीक। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा भी कि अगर कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है, अनबॉर्न है,
और आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। सिंपल, आप उसके बेनिफिट के लिए किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना करके रख दो कि ठीक है भाई तेरे पास संपत्ति रहेगी, जब ये हमारा लड़का पैदा हो जाए तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, या हमारा पोता ट्रांसफर हो जाए उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना। ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। फेयर इनफ। अच्छा, अब इसी से कनेक्शन में और भी चीजें चलती हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन है, ठीक है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सब क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, फिर एक टाइप का ट्रांसफर आता है कंडीशनल ट्रांसफर, कि भैया देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो ही हम आपको ऐसा बेनिफिट देंगे। ठीक, आप ये काम हमारे लिए कर दीजिए, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। सीधा हिसाब, जैसे कि हमसे हमारा जो सिबलिंग होता है, छोटा भाई बहन जो होता है, उसको तो हम लोग कीड़े बराबर नहीं पूछते। ठीक है, अब देखो तुम अपने छोटे भाई बहन से कितना भी प्यार करते हो, कितना भी तुम्हें कितना भी, हाँ एग्जैक्टली, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक कहीं पे पोस्ट पढ़ा था कि भाई हमें कभी भरोसा ही नहीं होता कि हमारे सिबलिंग की, हमारे छोटे भाई बहन की भी अपनी एक लाइफ है। दिस पर्सन हैज हिज ओन लाइफ, वी डोंट नो दिस। आपके भले 75 रिलेशनशिप हो रखे हो, लेकिन अगर छोटे भाई या छोटी बहन का मान लो अगर गलती से रिलेशनशिप हो गया तो आपका दिमाग फट जाता है कि क्या बात कर रहा है भाई, है सही बताओ कैसे पॉसिबल है। सो वी थिंक कि हमारी लाइफ का एक साइड किक है, एक साइड कैरेक्टर है जिसको हम रामू बुलाते हैं या चिंटू बुलाते हैं या सावित्री बुलाते हैं, नहीं वो मम्मी का नाम हो सकता है, बट यू गॉट द पॉइंट। यस, जिसकी अपनी खुद की लाइफ नहीं है। ठीक, ध्यान से समझो, अगर वो बच्चा, अगर वो बच्ची आपसे आके बोलते हैं कि भैया दीदी प्लीज मुझे फोन इस्तेमाल करने दीजिए, मोबाइल फोन जो आपके पास है, जिसको आप लेकर के कुछ एक दिन में 40 घंटे फोन पे ही रहते हैं, प्लीज उसे मुझे इस्तेमाल करने दीजिए। आप क्या बोलते हो? देख, मैं तुझे फोन यूज करने दूंगी, फोन यूज करने दूंगा। हाँ ये होता है एग्जैक्टली, डांस करके दिखा। वो जो चिप्स का टुकड़ा वहां पे पड़ा हुआ है कुछ 15 साल से, वो चिप्स के टुकड़े को उठा और खा के दिखा। इट हैपेंस। ऐसे क्रिंज है सर, ऐसा करते हैं लोग, लोग करते हैं। पैर दबा मेरे, पैर दबा, नाखून काट, मेरे वो कपड़े रखे हैं वो जरा प्रेस करके जरा फटाफट से वो चले जाए। ठीक है, हाँ वो जो पंखा चल रहा है ना, पंखा बंद कर दे, तो लाइट जल रही है ना, लाइट बंद कर दे, और मेरा तकिया उस कमरे में रखा ना वो लेके आ। उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही तुम्हें फोन मिलेगा। हाँ पानी ला इज द बिगेस्ट स्कैम, कि पानी ले आ भाई। ठीक, पहले काम कर फिर प्रॉपर्टी मिलेगी। यही होता है कंडीशनल ट्रांसफर, यही होता है कंडीशनल ट्रांसफर, दैट्स इट। ठीक, तो एक होती है कंडीशन प्रेसिडेंट, एक होती है कंडीशन सब्सीक्वेंट, दैट्स इट, दैट्स इट। एक होती है कि भैया आपको प्रॉपर्टी देने से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा, दूसरी होती है कि चलो प्रॉपर्टी मिल जाए उसके बाद ये काम कर दो, दैट्स कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक, उसके बाद रूल आता है, उसके बाद बहुत सारे रूल आते हैं, इलेक्शन आता है, ठीक है, अपोर्शनमेंट आता है। ये डिस्कस किया जाता है कि भैया एक रूल है नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट। नो पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जिस व्यक्ति के पास पूरा खुद का ही टाइटल नहीं है वो कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, दैट्स नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट। इसके एक्सेप्शंस को भी आप लोग स्टडी करते हो, ऑस्टेंसिबल ओनर एंड फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल के रूल से। ठीक, ये हो गया। फिर जॉइंट ट्रांसफर की बात आती है, ठीक है, यस, जॉइंट ट्रांसफर की बात आती है, जॉइंट ओनरशिप की बात आती है, दो लोग मिलकर संपत्ति खरीद रहे हैं, या दोनों में से एक व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा है, या दो लोग संपत्ति को बेच रहे हैं, दोनों में से एक कोई संपत्ति को बेच रहा है, ये होता है जॉइंट ट्रांसफर। उसके बाद रूल्स आते हैं जो स्पेशल रूल्स कहलाते हैं, चाहे वो लिस पेंडेंस कह लो। लिस पेंडेंस मतलब मामला जो है वो अभी न्यायालय में, मतलब न्यायालय में पेंडिंग है। ठीक, लिस पेंडेंस हो गया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गया, अभी केस चल रहा है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गया, या फिर ट्रांसफर ऐसा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति जो है अपना काम कर चुका है,
मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है वो पैर दबा चुका है, मैगी बना चुका है, ठीक है। यस, हिमालय पे जा करके आप लोगों के लिए, ठीक है, हिमालय का प्योरेट सॉल्ट तक लेकर के आ गया है वो बच्चा, और अभी भी वो खड़ा हुआ है ऐसे कि भैया जरा अब तो फोन दे दे भाई, भगवान से डर, अब तो फोन दे दे। ये होता है पार्ट परफॉर्मेंस, कि मैंने अपना काम कर दिया, एटलीस्ट यू रेस्पेक्ट योर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, दैट्स पार्ट परफॉर्मेंस फॉर यू। ठीक, यही होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 2। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यस, इसको अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं आपके ट्रांसफर्स। नाउ ट्रांसफर्स में आप लोग बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है, हाँ ठीक है, अरे यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट 52, 53 एंड 53A, लिस्पेंडेंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर एंड दिस पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक, यस। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो चीजें चलती हैं। पहला होता है ट्रांसफर, ठीक है, पहला होता है ट्रांसफर, और दूसरा होता है क्लेम, कि मैं किसी संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं, आप अपनी संपत्ति मुझे दे रहे हो, दैट्स ट्रांसफर। इसको गवर्न किया गया है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन इसके साथ साथ दो क्लेम्स भी हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही डिस्कस किए गए हैं। तो ट्रांसफर्स में पहला ट्रांसफर आता है सेल, जो कि आप लोग देखते हो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, और ब्रॉडली आपको ये देखने को मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 54। ठीक, सेल। अब सेल क्या होता है भाई, देखो ध्यान से समझना। वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत लिट बनने की कोशिश करता है, बहुत बोलता है कि भैया हम तो काफी इंटेलेक्चुअल लॉ हैं, हम तो सभी को बराबर नजरों से देखते हैं, हमारे लिए तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही हमारे बच्चे हैं, हम जितना प्यार मूवेबल प्रॉपर्टी से करते हैं उतना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी से करते हैं, दोनों ही हमारे सगे हैं। एक नंबर का झूठ है, एक नंबर का झूठ है ये, क्योंकि तुम्हारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको सबसे ज्यादा प्यार होता है, तुम्हारे घर में जो मंझला बच्चा है वो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा हो, अगर वो तुम ही नहीं हो तो। और अगर तुम्हारे घर का कोई सबसे बड़ा बच्चा है तो वो घर का आदर्श बेटा बेटी है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट, नॉट मेकिंग दिस अप, दैट्स अ फैक्ट। और अगर आप गलती से सिंगल चाइल्ड हो मेरे जैसे, तो वो तीनों आप हो, ठीक, वो तीनों आप हो, दैट्स मी। ठीक, सो क्या है, दूसरे नंबर पे चलते। सेल, सेल की खरीदी बेची हो गई। अब खरीदी बेची या जो सेल हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेल यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि अभी तक जो माता पिता कहते थे ना कि हमारे लिए सारी प्रॉपर्टीज, आई मीन सारे बच्चे जो हैं वो बराबर हैं, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटियां सब एक बराबर है, यहां से इनके असली रंग रूप दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहां से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एकदम ही 180 डिग्री एकदम स्विच लेता है कि ठीक है भैया अभी हो गया मूवेबल, मूवेबल बहुत प्यार दिखा लिया, हो गया, चलो तुम निकलो। अब यहां से शुरू होता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आ जाते हैं आप मॉर्गेज पे। दिस इज मॉर्गेज, यस, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। ठीक, चैप्टर नंबर 4 मॉर्गेज। ठीक, मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी को गिरवी रखना, दैट्स ऑल। इसी को जब हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको प्लेज बोला जाता है, ये आपको मालूम होगा। गिरवी शब्द कॉमन है, उसको इंग्लिश में उसको जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोलो तो प्लेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोलो तो मॉर्गेज। ठीक, तीसरे नंबर पे गए तो आपको मिलता है लीज। ठीक, तीसरे नंबर पे गए तो आपको मिलता है लीज। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेक्शंस लिखते चल रहे हैं। कीर्ति, थैंक यू सो वेरी मच बच्चे। यस, तो हम बात करते हैं यहाँ पे लीज की। लीज मतलब किराए पे कोई प्रॉपर्टी देना। लीज के बाद आप लोग देखते हैं आपको मिलता है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, लीज के बाद ट्रांसफर्स की कैटेगरी में आपको मिलता है एक्सचेंज, और उसके साथ साथ आपको मिलता है एक और ट्रांसफर, दैट इज गिफ्ट। ये 5 टाइप के ट्रांसफर्स दिए हुए हैं अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सचेंज आपको पता है, एक्सचेंज जैसे फॉरेन एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब अपने
पिकाचू के टैजो के बदले में सामने वाले से चारिज़ार्ड ले लेना, दैट्स एक्सचेंज। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो या तो आप बहुत यंग हो या फिर आप बहुत पुराने हो। ठीक, आप वो बीच वाली कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते। ठीक, एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि ये ले लो मेरी अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल और बदले में मुझे एक पेन दे दो, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक, ये होता है बेसिकली एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। यस, इसे हम लोग अगर स्कूल के टाइम से देखना चाहें तो स्कूल में ऐसे समझाया जाता था कि एक व्यक्ति के पास जूते थे, दूसरे के पास चावल थे, तो जिसके पास चावल थे उसके पास जूते नहीं थे, जिसके पास जूता था उसके पास चावल नहीं था। एक व्यक्ति ने अपना जूता दे दिया और बदले में चावल ले लिया, तो अब अगला भूखा है और आप जो है आप अब सिर्फ खाना खा रहे हो और आपका पैर जल रहा है गर्मी में। दैट्स द लॉजिक। ठीक, क्या छोड़ो, ये हो गया आपका एक्सचेंज। अब आता है गिफ्ट। गिफ्ट मुझे तुम लोग को समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग भी कभी ना कभी जीवन में ये जरूर सपना तुमने देखा होगा कि इलॉन मस्क या जेफ बेजोस या बिल गेट्स अगर तुम्हें अडॉप्ट कर ले somehow, अगर ये तीनों में से एक भी व्यक्ति तुम्हें अडॉप्ट कर ले तो तुम्हारी लाइफ क्या मस्त होगी। अगर तुमने ये सपना नहीं देखा है तो बेटा तुम या तो बहुत सुपर रिच हो या फिर तुम्हारे सपने बहुत छोटे। ठीक, तो इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट कि भैया हम चाहते हैं कि एक बार यार बिल गेट्स कभी इंडिया आए या वो कभी कोई लकी ड्रॉ निकाले और उसमें अचानक से शुभम उपाध्याय का नाम, ओ माय गॉड, मुझे अब तो अपनी पूरी संपत्ति शुभम को देनी पड़ेगी यार, है? तो ये होता है, इट्स अ फैक्ट। ठीक, हाँ, अंबानी अडॉप्ट कर ले। कभी आपने ऐसा सोचा हो कि भैया अंबानी का जो बेटा है, ठीक है, उसकी जान खतरे में है और आप हीरो बन करके उसकी जान बचा लो। ठीक है, आप अंबानी के बेटे को लगने वाली गोली अपनी छाती पे खा लो ताकि वो आपसे इंप्रेस हो जाए और आपको अपनी करोड़ों की संपत्ति दे दे। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दुनिया में अकेले नहीं। ठीक, खैर, यस, अब ये देखो, क्लेम्स दो टाइप के जो कि आप लोगों को दिए हुए हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वन इज चार्ज एंड द सेकेंड वन इज एन एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, चार्ज एंड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो है ये चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा जाता है। चार्ज को हम लोग मॉर्गेज के साथ ही पढ़ते हैं, हालांकि मॉर्गेज से इसके रूल्स अलग है लेकिन हम इसको साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चार्ज तो मॉर्गेज के साथ पढ़ा जाएगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आपका सिर्फ एक क्लेम बन रहा है जिसका प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है मेंटेनेंस का अमाउंट ना पे किया जाना। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस अमाउंट नहीं पे किया जा रहा है, कोई महिला है, कोई पेरेंट्स हैं, कोई बच्चे हैं जिनको कि भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है न्यायालय के द्वारा, न्यायालय ने उसके लिए एक ऑर्डर भी पास किया हुआ है, लेकिन अगर भरण पोषण जो है वो पे ना किया जाए तो वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आपने अपने यस कर दी, उसी पे आ रहा था। यस, कोई बात नहीं विकास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो नेक्स्ट इज कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि आपका किराएदार है, वो आपको रेंट पे करता है, अगर वो व्यक्ति आपको रेंट पे ना करे, विकास, अगर वो आपको रेंट पे ना करे तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या बन जाएगा, वो भी एक तरीके का एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। सो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी टोटली अलग होती है, वो क्लेम्स की कैटेगरी में आता है, ट्रांसफर नहीं। ठीक है, ट्रांसफर्स की बात आगे चल के होती है। ये हो गया आपका पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्ट्रक्चर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्या वो आपको समझ में आया? प्लीज फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? यस, जबरदस्त, क्लियर, परफेक्ट। वाईटी सेशन से भी बेटर। यार वाईटी के साथ समस्या है ना कि घूमना फिरना पड़ता है, यहाँ पे सामने आराम से आदमी लिख सकता है। चमका, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब हम लोग इस पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ते हैं, यू वोंट बी नीडिंग टू रेफर एनी बुक, क्योंकि मैं नोट्स आप लोगों को इतना एग्जॉस्टिव दूंगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। जब हम इसको देखते हैं, when you look at the entire system of transfer of property act, इसके सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन 1 और 2 को आप लोग स्टडी कीजिएगा, उस पे मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन whenever you study
whenever you study Transfer of Property Act, you get a certain idea कि भाई देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो दो तीन चीजें, मोटी मोटी दो तीन चीजें करता है। पहली चीज जो करता है वो ये कि भाई उसने एक शेड्यूल दे के रखा है कि अगर आप इस शेड्यूल को देखो तो हम कुछ लॉज को रिपील कर रहे हैं, कुछ लॉज को हम हटा रहे हैं। दैट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फॉर यू। ठीक। दूसरी चीज जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है वो ये कहता है कि भाई देखो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि इन कॉन्ट्रडिक्शन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने के पहले से एग्जिस्टेंस में था तो, और वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, ये दो कंडीशंस होती हैं। पहला, वो पहले से एग्जिस्टेंस में था, और दूसरा, वो टीपीए के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, तो उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो केस होगा या जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मामला होगा वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से बाधित नहीं समझा जाएगा। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पैरेलल चलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी पैरेलल चलेगा, कोई किसी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक। जिस चीज को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हटाना चाहता है उसको वो ऑलरेडी शेड्यूल में बता चुका है कि भैया इस एक्ट को तो हम नहीं मानते, इसको हम रिपील चाहते हैं। ठीक। तो दैट्स सिंपल, दैट्स क्लियर। जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट भले से टीपीए से पुराना है लेकिन अगर वो टीपीए से कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, वी डोंट हैव एनी इशू, इट विल बी वेरी मच एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिसकी तरफ से या जिसकी वजह से कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज हुई टीपीए के आने के पहले, और वो भी टीपीए के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, तो भी टीपीए उसको टच नहीं करता। ये कहता है कि ठीक है भाई, यस। तो टीपीए ये कहता है कि भाई देखो अगर कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज हमारा एक्ट आने के पहले यानी टीपीए आने के पहले एग्जिस्ट करती हैं, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। जैसा वो पर्टिकुलर राइट एंड लायबिलिटी है वैसा ही वो वर्कआउट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि टीपीए के रूल्स को आप तोड़ेंगे नहीं, टीपीए के रूल्स को आप ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक। मैं डिक्टेट करूंगा, मोस्टली कल्पेश आई विल बी डिक्टेटिंग इट। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कोई ऐसा ऑपरेशन ऑफ लॉ है जिसके कारण प्रॉपर्टी इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, तो उसको टीपीए टच नहीं करता, टीपीए उस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये पॉइंट बता दिया गया। साथ साथ में आपको ये भी बता दिया गया कि देखिए भैया जो मुस्लिम लॉ है एप्लीकेबल होता तो है, कोई समस्या नहीं है। टीपीए मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो टीपीए का चैप्टर नंबर 2 है ना, उसकी कुछ गाइडलाइंस जो है, वैसे पूरा चैप्टर 2 ही बोला गया है, लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस है, टीपीए के चैप्टर 2 की जो गाइडलाइंस है, वो मुस्लिम लॉ या मोमेडन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। That's what you get from the initial sections of TPA. ठीक। तो फिर से रिपीट करता हूं, टीपीए अगर किसी एक्ट को, ठीक है, टीपीए अगर किसी एक्ट को रिपील करता है तो उसके शेड्यूल में दिया वो रिपील्ड है। टीपीए अगर है तो वो लॉ नहीं एप्लीकेबल हो सकता। दूसरी चीज, अगर टीपीए के आने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था और वो टीपीए के रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है तो वो स्टैंड करेगा, मतलब पुरानी बात है। तीसरा, टीपीए के आने के पहले अगर किसी व्यक्ति की कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज बनती थी तो वो भी वैसे ही स्टैंड करेंगी जैसे वो पहली थी। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो टीपीए के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि टीपीए आने के पहले किसी ने संपत्ति गिरवी रख रखी थी, ठीक, प्रॉपर्टी पहले से ही मॉर्गेज कर रखी थी, टीपीए आया 1882 में, आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके बैठे हो 1850 से। तो अगर ऐसा आपने मॉर्गेज किया हुआ है और टीपीए आने के बाद भी वो मॉर्गेज चल रहा है, मतलब राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, तो ऐसी स्थिति में टीपीए उस चीज को रोकता नहीं है, खत्म नहीं करता, उसको एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से फैसिलिटेट करता है। यस यस, समझना। अंजलि उस पॉइंट पे आ रहा हूं, चैप्टर नंबर 7 पे आ रहा हूं, रुक जाओ, चैप्टर 7 का मैं रूल अभी बताऊंगा, वो मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा। ठीक। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ पे टीपीए वर्कआउट नहीं करता। यस। एंड लास्ट एक पॉइंट आता है कि सर ये जो मुस्लिम लॉ वाला पॉइंट है इसका क्या मतलब है। देखो मैं आपको बताता हूं, मुस्लिम लॉ या मोमेडन लॉ जो है, अगर वो टीपीए के कॉन्ट्रडिक्शंस में आता है, अगर वो टीपीए के कॉन्ट्रडिक्शन में आता है
तो फिर मुस्लिम लॉ का जो रूल ऑफ ट्रांसफर है वो प्रिवेल करेगा ओवर टीपीए। ठीक, पहले इसमें हिंदू वर्ड भी ऐड था, यानी हिंदू लॉ भी इसमें इंक्लूडेड ही था, लेकिन उसको 1929 में अमेंड कर दिया गया, मतलब हिंदू लॉ को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ दैट लिस्ट कि भैया हिंदू लॉ विल प्रिवेल ओवर दैट ट्रांसफर। ठीक, नाउ अंडरस्टैंड दिस, इन दोनों की ही कैटेगरीज में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि मुस्लिम लॉ जो है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है। मुस्लिम लॉ इज नॉट इन कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टीपीए, मतलब कई ऐसे रूल्स हैं टीपीए के और मुस्लिम लॉ के जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई समस्या नहीं। सेल से रिलेटेड रूल्स हो गए, मॉर्गेज से रिलेटेड रूल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सिमिलर टाइप के ही आपको चीजें देखने को मिलती है, मुस्लिम लॉ में भी टीपीए में भी। तो ऐसे केसेस में टीपीए के जो रूल्स हैं वो मुस्लिम लॉ के ऊपर अवेल करते, मतलब प्रिवेल कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जहां पे मुस्लिम लॉ का रूल बिल्कुल अलग है इन कंपैरिजन टू टीपीए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो आपको एग्जांपल्स देता हूं, यही दो क्रूड एग्जांपल्स हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि यहां भैया मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा, टीपीए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला रूल आता है रिगार्डिंग परपीचुइटी। परपीचुइटी में हम लोग क्या समझते हैं? निरंतरता। प्रॉपर्टी को आप किसी भी अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक, प्रॉपर्टी को आप किसी भी अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट नहीं कर सकते, या उसको गिफ्ट नहीं, आप किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। टीपीए ये बोलता है। टीपीए ये भी बोलता है कि अगर आप चाहो तो किसी भी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर आप कर सकते। लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ को देखते हैं तो मुस्लिम लॉ में परपीचुइटी को अलाउ किया गया है। परपीचुइटी को नहीं, स्पेसिफिकली ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन अलाउ किया गया है अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक, up to the period of 6 months transfer to an unborn person is allowed in the case of transfer in cases of Muslim law। ठीक, तो अगर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है और वो अपनी संपत्ति को किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 6 महीने तक का वो ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हालांकि ये टर्म हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो इस पे फोकस मत करो। व्हाट यू नीड टू फोकस इज इट इज अलाउड to make a transfer of property to an unborn person in case of Muslim। ठीक, that is the first point of distinguishment। यहां पे मुस्लिम लॉ टीपीए मेल नहीं खाते। दूसरे नंबर पे आपको मिलता है what you get is rules relating to gift, जो कि भाई अभी अंजलि बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 7। गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में क्या कहते हैं, किसी को पता है? Does anybody know this? Yes, गिफ्ट इज कॉल्ड एज हिबा। ठीक, अब जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का गिफ्ट है वो गिफ्ट को प्रॉपरली रजिस्टर्ड डीड के कॉन्टेक्स्ट में मानता है। ठीक, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का गिफ्ट होना चाहिए प्रॉपरली राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन जब हम हिबा को देखते हैं तो हिबा अंडर मुस्लिम लॉ can be ocular, can be an oral transfer। मौखिक रूप से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है मोमेडन विधि में। ये डिफरेंस है, अब समझ में आया? डिड यू गेट द डिफरेंस? हर जगह पे मुस्लिम लॉ और टीपीए कॉन्ट्रडिक्शन में लड़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, बाकी जगह ठीक है। दो जगहें ऐसी हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है कि भाई यहां पे टीपीए और मुस्लिम लॉ अलग अलग वर्क कर रहे हैं और इसीलिए मुस्लिम लॉ जो है वो यहाँ पे प्रिवेल कर जाता है कि ठीक है भैया, आपको जैसा रूल रखना है रिगार्डिंग ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन रख सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं। ठीक भैया, गिफ्ट का आपका रूल अलग है, आप ओरल ट्रांसफर्स अलाउ करते हो, मौखिक ट्रांसफर्स आप अलाउ करते हो, ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। कल को चल के अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आता है तो कोर्ट ऑफ लॉ टीपीए को देखने की बजाय किसको देखेगा? मुस्लिम लॉ को देखेगा। ये पॉइंट है, ठीक है? दैट्स व्हाट यू गेट फ्रॉम इट। ओके, जस्ट फेयर इनफ। ये कॉन्सेप्ट है आपका और ये फंडामेंटल रूल्स आपको यहां पे टीपीए में मिल जाते हैं, रिपील्स एंड सेविंग्स। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ में एक और कॉन्टेक्स्ट यहां पे आपको देखने को मिलता है कि भाई जो टीपीए है उसका एक्सटेंट कहां पे है।
तो एक्सटेंट तो आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे एक्सटेंट इसका है, पार्ट बी में लागू होगा, बॉम्बे और मद्रास और किन किन जगहों पे लागू नहीं होगा, पंजाब में लागू नहीं होगा, ये सारी चीजें टीपीए से रिलेटेड बताई गई। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्सटेंट के साथ आपको पहले तो ये समझना है कि टीपीए का लेजिस्लेटिव जो एक तरीके से आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कहां पे फॉल करता है। मतलब अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करूं या ब्रॉडली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं, तो ये कौन सी लिस्ट में फॉल होगा भैया? ये यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा कि यहाँ पे सिर्फ जो आपका मेन सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, सिर्फ वो लॉ बना सकती है, या फिर ये राज्य सरकार का मामला है, स्टेट लिस्ट का मामला है, या फिर ये कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पे लॉ बना सकते हैं। तो द आंसर इज कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बेसिकली अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को हटा दो, ठीक है, ऐसी भूमि को हटा दो जो कि फार्मिंग के लिए यूज की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, कृषि के लिए यूज की जाती है, उस भूमि को हम अलग रखते हैं। बाकी हर भूमि का जो ट्रांसफर होगा, ठीक, हर भूमि का जो ट्रांसफर होगा वो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको प्रोवाइडेड है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है? वी आर क्लियर इन आवर हेड। एग्रीकल्चरल ट्रांसफर जो है इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। एग्रीकल्चरल ट्रांसफर इज केप्ट इन द स्टेट लिस्ट, ठीक। एंट्री नंबर आप लोग देख सकते हैं 6 है और 18 है। एक बार आप इसको स्टडी कर लें, वैसे इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग आर्या, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। मेरी क्लास में ऐसे ही चलता है। मेरी क्लास में अगर मान लो मेरी क्लास खत्म होने में 1 मिनट बचा हुआ है और तब भी कोई स्टूडेंट आकर के बोलता है कि सर सॉरी फॉर बीइंग लेट, डोंट बी सॉरी, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्लास ढंग से अटेंड कर लो, ये जरूरी है, ठीक। चलो, सो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफर आता है, यस, हाँ एग्जैक्टली, ठीक। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑर्डिनरी ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है। तो जब हम लोग एक्सटेंट देखते हैं, कमिंग बैक टू एक्सटेंट ऑफ टीपीए, तो एक्सटेंट में हमें यही बताया जाता है कि भैया अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो अलाउ कर सकती है। मतलब अगर उसको लगता है कि हमें हमारा राज्य जो है उसमें टीपीए लागू करना है तो वो लागू कर सकते हैं। मतलब दिस इज अ जनरल रूल दैट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स। अब ये ओरिजिनल जब बनाया था टीपीए तब से चला आ रहा है, ठीक। उसमें सिर्फ रूल्स रिगार्डिंग द स्टेट्स चेंज हुए, अदरवाइज सब कुछ सेम, ठीक। अच्छा, अगर राज्य सरकार चाहे, ध्यान से समझना, अगर राज्य सरकार चाहे तो सेल से रिलेटेड, ठीक है, मॉर्गेज से रिलेटेड, ठीक, लीज से रिलेटेड या गिफ्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, यानी जितने भी इनके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, भैया यही तो मेन है, सेल, मॉर्गेज, लीज और गिफ्ट। यही तो 4 ऐसे ट्रांसफर हैं जो आपको विश्वव्यापी रूप से भारत में देखने को मिलते हैं। सेल हर जगह होती है, मॉर्गेज हर जगह होता है, लीज हर जगह होता है, गिफ्ट हर जगह होता है, ठीक। तो मोटे मोटे एक्सचेंज हर जगह हो ना हो जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये जो है, ये मोटे मोटे जो ट्रांसफर्स हैं, ये ऐसे ट्रांसफर्स हैं जिनका एग्जीक्यूशन और जिनका गवर्नेंस जो है वो देखा जाता है फ्रॉम द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो एक लॉ बनाया गया टीपीए और ये कहा गया कि जो राज्य सरकार चाहे वो अपने राज्य में टीपीए को अलाउ कर सकती है, लेकिन इस पे एक केविएट लगा दिया गया, इस पे एक कंडीशन लगा दी गई, इस पे एक ओवरलैपिंग गाइडलाइन लगा दी गई कि देखो भैया तुम होगे राज्य सरकार, लेकिन अगर तुमको टीपीए के इन एरियाज को अपने राज्य में लागू करना है या अपने राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लागू करना है, तो आप पहले ये देखेंगे कि क्या आपके राज्य में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ है या नहीं हुआ है, या पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आप रखना चाह रहे हैं टीपीए के इन गाइडलाइंस को, क्या वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है या नहीं होता है। दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपको इनको लागू करना है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होना जरूरी है। तो अगर आप अपने राज्य में टीपीए लगाना चाहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लगाइए, ठीक। लेकिन आपको यह जरूर देखना पड़ेगा कि जिस राज्य में
या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप वो चीज लागू करना चाहते हो या ये प्रोविजंस लागू करना चाहते हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होना चाहिए। नाउ मोर और लेस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो हर जगह पे वैसे भी एप्लीकेबल है। ठीक, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो वैसे भी हर स्टेट पे एप्लीकेबल है। तो ये एक केविएट कंडीशन है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कंडीशन कि भैया कल को चल के कोई अलग राज्य बना और उस राज्य ने, ठीक है, उस राज्य ने डिसाइड किया कि भैया हमें तो टीपीए अभी तक लागू नहीं हो रहा था, अब लागू करना है, तो ये देखा जाएगा कि उस राज्य में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। दैट्स इट, मतलब एक बेसिक फॉर्मेलिटी है। डिड यू गेट द पॉइंट? इसको ऐसे स्ट्रिक्टली देखने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड ये तो हो ही नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ बेसिक फॉर्मेलिटी। ठीक, कि अगर किसी भी राज्य को अपने राज्य में टीपीए लागू करना है, अब कल को चल के कोई नया स्टेट बन गया, किसी दूसरे स्टेट की डिमांड हो रही है, भैया वो स्टेट तैयार हो गया, तो उस स्टेट में लागू करने के लिए, उस स्टेट में लागू करने के लिए कम से कम बेसिकली इन एरियाज को लागू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे उस राज्य पे या उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पे जहां तुम टीपीए लगाना चाहते हो या इन रूल्स को लगाना चाहते हो, वहां पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होना चाहिए। दैट्स ऑल, खत्म। क्यों? क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, ठीक है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये बेसिकली आपके प्राइवेट मैटर्स को, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आपके प्राइवेट मैटर्स को क्या बनाता है? ये आपके प्राइवेट मैटर्स को बना देता है एक तरह का पब्लिक अफेयर। इट मेक्स इट अ पब्लिक अफेयर। प्राइवेट मैटर्स पब्लिक अफेयर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मैं जमीन खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मैं किसी व्यक्ति को बेचना चाहता हूं, सरकार को इससे क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया, ये चीज मैंने यूट्यूब पे नहीं बताई, आप लोगों ने अगर कभी दिमाग लगाया हो, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसका पर्पस है हर चीज की रजिस्ट्री करना। ठीक, हर चीज की रजिस्ट्री करना, यानी कि प्राइवेट जो ट्रांसफर्स हैं, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, सेल हो गया, अभी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अचल संपत्ति की बात हो रही है, चल संपत्ति नहीं डिस्कस हो रही है। आपने कभी नोटिस किया हो, आप जिस घर में रह रहे हो या आप जिस घर के ओनर खुद को बोलते हैं ना, आप इस घर के ओनर हैं, आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे किराएदार हूं, टेनेंट हूं, ठीक, आप बोलते हो ना कि मेरे पास इस संपत्ति का मॉर्गेज है, मैं मॉर्गेजी हूं, मैंने इसके बदले में उधार दिया है। डू यू और हैव यू एवर वंडर्ड कि उस पूरी संपत्ति को, जिस घर पे अभी मैं बैठा हूं, जिस घर में तुम बैठे हुए हो, जिस कमरे में तुम बैठे हो, जिस बिल्डिंग में तुम हो, डू यू नो कि वो किसकी ओनरशिप में है? अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी ओनरशिप में है या आपके पिताजी की ओनरशिप में है, या अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी माता जी की ओनरशिप में, आपके दादाजी की ओनरशिप में, आपके दादी जी की ओनरशिप में, आपके नाना नानी की ओनरशिप में, फूफा फूफी की ओनरशिप में, ताई जी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इनकी ओनरशिप में, बेटा आप बहुत मासूम हो। दैट्स द दैट्स द प्योरेस्ट वर्ड आई कुड कम अप विद। आप बहुत मासूम हो, आप इनोसेंट हो, आप इनोसेंट हो, आप मासूम हो, कोई और समस्या नहीं है, सिर्फ आप इनोसेंट। ठीक है, अगर पोगो के बाद भी कुछ आता, हंगामा वंगामा देखो, ठीक है, शिनचैन विंचैन देखो, कहां इस लाइन में कहां आ गया। ठीक, यस, ये बेटा सब कुछ स्टेट ओनरशिप में होता है। ठीक, ये सब कुछ स्टेट ओनरशिप में है, सब कुछ जहां बैठे हो वो स्टेट ओनरशिप में है, तुम सिर्फ इसके भूमि स्वामी हो। ले देके ये तुम्हारे पास जो संपत्ति है ना, वो गवर्नमेंट ने तुम्हें दे रखी है। बस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास जायदाद है, जायदाद को कभी ट्रांसफर करने की कोशिश करो, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट इतने फॉर्म भरवाएगी, इतनी ड्यूटी भरवाएगी, स्टैंप ड्यूटी इतनी भरोगे, इतनी फीस भरोगे कि मजा आ जाए। कभी तुमने सोचा कि रजिस्ट्री ट्रांसफर होने में तुम्हें सरकार को पैसा क्यों देना पड़ रहा है? कभी तो दिमाग में आया होगा ना कि भाई साहब, एक्स शोरूम प्राइस में और ऑन रोड प्राइस में इतना बड़ा फर्क क्यों है गाड़ी में? कभी तो सोचे होगे ना कि घर है तो घर कितने का है? घर तो साहब 70 लाख का है, ठीक, और पड़ेगा कितने का?
भैया सारा पूरा फॉर्मेलिटी मिला लें, ठीक है, तो चलो घर 70 लाख का हो गया, रजिस्ट्री 2 लाख की हो गई, अच्छा ये ड्यूटी वगैरह 5 लाख का हो गया, ब्रोकर की फीस 15 करोड़ की हो गई, अच्छा तो कुल मिला के ये 70 लाख का जो घर है ना साहब, ये आपको पड़ेगा 20 करोड़ का, ले लो। तो ये जो बाकी के बीच के चोचले है ना, ये जो रजिस्ट्री वजिस्ट्री गवर्नमेंट आ रहा है ना, ये सब कुछ क्या है? दिस इज बेसिकली दिस रजिस्ट्री थिंग जहां पे गवर्नमेंट का रोल आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली शोइंग कि भैया हमारी ये संपत्ति, तुम्हें सिर्फ है ना किराए पे रखा हुआ है, उछल कूद लो, मजे ले लो, बस इससे ज्यादा समझना मत अपने आप को, ठीक? बड़े है इलॉन मस्क बनेंगे, ट्विटर खरीदेंगे, गधे कहेंगे। दैट्स द पॉइंट। इस चीज को पब्लिक अफेयर बनाने के पीछे का सिंपल रीजन ये है that the property does not belong to you, the property belongs to the government, and the government will know that you are transferring these properties, कि मेरे द्वारा दी हुई संपत्ति को तुमने इधर से उधर ट्रांसफर किया, तो बेटा रजिस्ट्री करवा दो ताकि मुझे भी पता रहे कि प्रॉपर्टी कहां घूम रही है। पापा जब गाड़ी की चाबी देते हैं तो ये तो बोलते हैं ना किसी और को चलाने मत देना, और अगर किसी और को चलाने दे रहे हो तो कम से कम हमसे पूछ लेना, हमें बता देना कि किसी और को भी चलाने दे रहे हैं। ये होता है रजिस्ट्री का पर्पस। अब समझ में आ गया होगा। व्हीकल्स पे क्यों होता है, इसको अपन आगे जब प्रॉपर्टी को समझेंगे ना तब इसको डिस्कस करेंगे कि व्हीकल्स में क्या समस्या है, ठीक है? व्हीकल्स जो बेसिकली सिस्टम है, व्हीकल्स आप लोगों को, चलो मैं शॉर्ट में हिंट दे देता हूं। एक सवाल ये आता है कि सर चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो समझ में आई कि लॉजिक है कि हाँ भैया स्टेट की संपत्ति है, व्हीकल्स के साथ एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, क्योंकि व्हीकल्स चलेंगे तो रोड्स पे ना, व्हीकल चलेंगे तो रोड्स पे। अब एक बात बताओ, तुमने फ्लेक्स देखे, पोस्टर्स देखे? अभी चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी पार्षद लेवल पे चुनाव हुआ, तो हर दुकान पे, हर गली मोहल्ले पे, हर खंबे पे जहां पे रोज सुबह एक प्यारा कुत्ता कालू आकर के बढ़िया से, मतलब उस खंबे की गरिमा शोभा बढ़ा के जाता है, उसी खंबे पे पार्षद साहब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि कृपया वोट हमें ही दीजिएगा। इस चीज को समझो, चीज को समझो। जब आप ये चुनाव वगैरह देखते हैं, ठीक है, या जो भी चीजें आप लोग देखते हैं, इस चीज को समझना। होता क्या है, व्हीकल जो है वो अल्टीमेटली चलना तो रोड पे ही है ना, ठीक? आप अगर प्लेन खरीद लो, उड़ेगा तो हवा में ही, हवा तो किसी ना किसी की सरकार में ही आती है। यस, आप शिप ले लो, यॉट ले लो, है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बन जाओ, वो चलेगा तो किसी ना किसी वाटर्स में ही ना। एंड प्रॉब्लम ये है कि रोड्स पे, एयर में, वाटरवेज में, वाटर बॉडीज में, एंड इवन रेलवेज में, ठीक है, हर जगह पे ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है, ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? गवर्नमेंट की। समझ में आया? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट ना करे, गवर्नमेंट इस चीज का एक आइडिया ना रखे कि लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, लोगों के पास कितने कार्स हैं, तो ऑड इवन इनका चच्चा चलाएगा क्या? कौन चलाएगा? पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर है बट मेंटेन कैसे होगा? अगर ये नहीं पता होगा कितनी गाड़ियां चल रही हैं, ये नहीं पता होगा टू व्हीलर कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स कितने हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भैया हमारी संपत्ति पे क्या चीजें चल रही हैं? ठीक, इसी का पूरा मैकेनिज्म है, इसी का पूरा सिस्टम है कि सरकार हमारी लेकिन जमीन हमारी नहीं, ठीक है, गाड़ी हमारी लेकिन रोड्स हमारी नहीं है, ठीक, कार हमारी लेकिन गड्ढे भरने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। फर्क है, समझ में आया?
and that is why registration becomes necessary. ये पॉइंट आई होप अब समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि व्हीकल्स को काहे को रजिस्टर करवाया जाता है. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट. यस, इससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि भैया ठीक है, दिस इज हाउ टीपीए बेसिकली वर्क्स, एंड ये सीधा सिंपल सा रूल है रिगार्डिंग टीपीए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ. प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों को छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पूरा 1.5 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. और ये मैंने कल YouTube पे पूरा समझाया भी नहीं, मैंने शॉर्ट में ही समझाया था क्योंकि इट वाज जस्ट अ डेमो सेशन. अब हम लोग डिटेल में इस चीज को समझे. जब आप प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं ना, तो प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीके से देखी जाती है. एक होती है रियल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है चैटल रियल. अब देखो, इसको मैंने पूरा क्यों नहीं समझाया, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं. रियल प्रॉपर्टी बेसिकली इंक्लूड्स चैटल रियल. ठीक, कोई बिल्डिंग है, कोई फार्म है, उस बिल्डिंग का, फार्म का ओनरशिप आपका है. ओनरशिप का जो टाइटल है वो आपका है. उस पे मिलने वाला जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, जो भी बेनिफिट है, जो भी रेवेन्यू है, कुछ भी है, वो भी आप ही का है. ठीक, अगर वो प्रॉफिट, वो इनकम, वो बिजनेस वैल्यू, वो रेवेन्यू जो है वो आपका है, तो वो चैटल रियल की कैटेगरी में आता है. लेकिन वो भी यहीं पे इंक्लूडेड ही होता है, रियल प्रॉपर्टी का हिस्सा ही है ना वो. तो चाहे तो आप प्रॉपर्टी ले लो, चाहे तो आप प्रॉपर्टी से डिराइव होने वाला इंटरेस्ट ले लो, सबको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. मतलब वही प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू, बिजनेस इनकम, एनीथिंग, वो सब कुछ रियल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है. तो फिर आप पूछोगे कि सर फिर चैटल रियल क्या है? चैटल रियल आपने बताया था कि ये होता है, तो फिर चैटल रियल क्या है? चैटल रियल का एक जो पॉइंट है, जो कल मैंने नहीं बताया था, छुपा के रखा था आज की क्लास के लिए क्योंकि प्रॉपर्टी हम समझने वाले थे. चैटल रियल का मतलब है यही सारे बेनिफिट्स जो हैं, all of these benefits when given for only a certain period of time, only a certain period of time are known as chattel real. मैं अगर आपको कहूं कि आप अगले 3 महीने मेरे घर से जो भी किराया मिल रहा है वो मैं किराया आपको दे दूंगा, ये आपके लिए चैटल रियल है. अब किराया मिलना तो मेरे नाम पे है, वो घर तो मेरे नाम पे है, ये रियल प्रॉपर्टी है. माइंड खुला, समझ में आया? अंडरस्टैंड दिस अगेन. फिर से समझा रहा हूं. ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी. फेयर इनफ. अब इस चीज को ध्यान से समझो. इस प्रॉपर्टी पे मान लो, इस प्रॉपर्टी पे अलग अलग मैं इसको मान लेता हूं कि ये 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक, लेट्स डिवाइड इट इन 4 कैटेगरीज एंड 4 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक, हैव अ लुक एट इट. अब ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा बिल्डिंग, हाँ आराम से समझो, आराम से समझो. ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रियल प्रॉपर्टी. रियल एस्टेट समझते हो ना? आपका घर रियल एस्टेट है, बिल्डिंग रियल एस्टेट है, जितने भी आप लोग हाउसिंग बोर्ड्स के घर देखते हैं रियल एस्टेट है, जितने भी आप कैंपसेस देखते हैं रियल एस्टेट है, अपार्टमेंट देख लो रियल एस्टेट है, जिस कॉलोनी में तुम रह रहे हो वो रियल एस्टेट है. एवरीथिंग इज रियल एस्टेट. यस. अब रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? रियल एस्टेट बेसिकली मीन्स द लैंड एंड इट्स इंटरेस्ट. ठीक, तो ये बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग पे आपका अधिकार है, आप रहते हो इसके ये वाले हिस्से में. ठीक है, आप रहते हो इसके फर्स्ट वाले हिस्से में, आपका अधिकार है, लेकिन एक हिस्सा आपने अपने लिए रखा है, बाकी 3 हिस्से आपके अलग अलग डिवाइडेड है. दूसरा हिस्सा जो है उसको आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल किराए पे चढ़ा के रखा है, रेंट पे दे के रखा है. ठीक, आपने उसको रेंट पे दे के रखा है. समझना भी ध्यान से. फेयर इनफ. अब अंडरस्टैंड दिस, ये रियल प्रॉपर्टी जो है, और वहीं कहीं पे आपकी दुकान भी लगी हुई है. ठीक है, वहीं कोई आपका बिजनेस भी चल रहा है. ठीक, तो दुकान से होने वाली इनकम, ध्यान से देखिएगा,
दुकान से होने वाली इनकम, आप जो खुद घर को एंजॉय कर रहे हो वो, वहां से मिलने वाला रेंट, अगर उससे कोई बिजनेस है उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी, ये सब कुछ क्या है? ऑल ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ रियल प्रॉपर्टी। समझ में आया? आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक हम लोग क्लियर है? प्लीज मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक, वी आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि भाई जो घर है, वो जो घर है, वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरा घर जो है वो रियल प्रॉपर्टी है। जो पूरी लैंड वैल्यू है वो एक रियल प्रॉपर्टी। उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट भी है, उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट भी है, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ है ना, ये तो आपस में कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए इस इंटरेस्ट को भी हम रियल प्रॉपर्टी में कंसिडर कर लेते हैं। अब एक सवाल आता है चैटल्स रियल। चैटल्स रियल इंग्लिश कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि मान लो कि यही सब मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये कहा कि ये जो इनकम है ना, ये अगले 3 महीने की जो मेरी इनकम होगी वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द्विवेदी जी है, उनको जाएगी। मैंने ये कहा कि मिलने वाला जो रेंट है ना वो अगले 5 महीने के लिए यहाँ पे वंदना है, उनको जाएगा। यहाँ पे जो इस प्रॉपर्टी से जो मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कल्पेश है, उनको जाएगा। अब जहां मैंने उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले इंटरेस्ट को किसी को ट्रांसफर किया, उस व्यक्ति के लिए ये जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को अब बेनिफिट मिल रहा है, यस, द्विवेदी जी को यहां से इनकम मिल रही है, समझ में आया? कल्पेश को यहां से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक, यस, वंदना को यहां से रेंट में पे कर दे रहा हूं, ठीक। तो इन तीनों लोगों के लिए वो जो रेंट है, या वो जो प्रॉफिट है, या फिर वो जो इनकम है, इन तीनों लोगों के लिए दैट विल बी अ काइंड ऑफ चैटल रियल। इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी का ही इंटरेस्ट है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, पूरे कंप्लीट जीवन काल के लिए नहीं है, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक। तो व्हेन वी से रियल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। जब हम लोग रियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो रियल प्रॉपर्टी इज बेसिकली रियल एस्टेट, लैंड और उससे जुड़े सारे इंटरेस्ट। अब उसी के कुछ इंटरेस्ट को अगर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैं आपको परोस करके दे दूं तो दैट इज नोन एज चैटल रियल। ये तो बात हो गई रियल प्रॉपर्टी की, यानी कि लैंड प्रॉपर्टी की। लैंड प्रॉपर्टी बोलो, रियल प्रॉपर्टी बोलो, उससे मिलने वाले जितने इंटरेस्ट हैं वो सब बोलो, तो ये रियल प्रॉपर्टी एक ही हेड में आते हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि इसी में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है, अलग कैटेगरी है पर्सनल प्रॉपर्टी। व्हाट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी? ये तो चलो, ये तो तुम्हारा है, लेकिन स्टेट ओनरशिप में है ना? स्टेट ओनरशिप में ना, अल्टीमेटली तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है बताओ? लगाओ थोड़ा भैया, कुछ तो तुम्हारा होगा, ऐसी थोड़ी ना मैं से खून पसीना काहे लगवा रहे हो? बॉडी, हमारा दिमाग इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, वो तो टेंजिबल इंटेंजिबल पे जाता है। योर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर योर क्लोथ्स, यस, योर मोबाइल फोन, अगर उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट इंस्टॉल्ड ना हो तो, क्योंकि अदरवाइज तो जकरबर्ग भैया आपका मैसेज पढ़ रहे हैं बेटा, आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों को मैसेजेस कर रहे हैं, जो भी प्यारे प्यारे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जकरबर्ग अंकल बैठ करके पढ़ते हैं कि अरे ये सही है यार, ये साउथ दिल्ली में रहने वाले हिमेश ने ये क्या क्या मैसेज भेजा है, क्या चल रहा है इन लोगों का भाई साहब, ठीक। ध्यान रखना, क्लोथ्स हो गए, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपकी बुक्स हो गई, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, दीज आर ऑल योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक। दैट इज इट, समझ में आया? ये हो गया, दैट्स इट, करेक्ट। हाँ, जिसको हमने यहाँ पे रेंट पे दे रखा है ना, उसके लिए भी ये चैटल रियल है, उसके लिए भी तो ये चैटल रियल ही हुआ ना, एग्जैक्टली, ठीक। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, just quickly let me know in the chat box
आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? फटाफट से बता दो। आई होप आज के लिए इतना ग्रास्प करने के लिए काफी होगा। जिन लोगों ने डेमो सेशन अटेंड किया होगा उनके लिए भी एक बार दिमाग के थोड़े से पुर्जे खुले होंगे। तो एक आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क भी दे देता हूं। जस्ट रीड फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 2। बस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ लेना, इतना पढ़ लो। ठीक, यस, हाँ, श्योर 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 श्योर। आर्यन इनफैक्ट एक काम करो, जस्ट यू कैन आस्क मी द डाउट ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे पूछ लो। या टीपीए में ईशान थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, 1.5 मंथ इट विल टेक, क्योंकि नोट मेकिंग उसके साथ होगी ना। हाँ, ये तो बात है मोनिका। अरे थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, दैट्स ग्रेट। लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर। आज की कथा समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। अच्छा, रिमेंबर दिस, टीपीए की जो क्लासेस हैं वो टीटीएस में चलेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज। ठीक, और बीच बीच में इसका टेस्ट होता रहेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, फेयर एनफ। जब डेली रखनी होगी डेली रख लूंगा। अभी इट इज ऑन द पायलट बेसिस ना, तो अगर इसको डेली रखना होगा डेली भी रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। वो अपन लोग उसमें बहुत फ्लेक्सिबल चलते हैं। ठीक है, चलो, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज का तो समाप्त कर दें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, बेला चाओ एंड जय। ठीक है।